हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। 3161 कोड है, सेट 1। तो जिन बच्चों का ये कोड है और ये वाला सेट है एंड 31 6 से रिलेटेड जो भी है तो वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो 31 6 के 1 या 2 या 3 के ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन ए का। तो एग्ज़ाम कैसा गया ये भी कमेंट करना। इजी था, हार्ड था, ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको ये सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये बुक में भी होता है ये डायग्राम। अब इसमें आपको बोला है कि अगर पी एंड क्यू द गैसेस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इंक्लोजिंग द इलेक्ट्रोड आर एंड एस। पी एंड क्यू तो गैसेस कलेक्ट हुई है ना, इन टेस्ट ट्यूब्स में। एंड आर और एस क्या है, इलेक्ट्रोड। अब हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता पी आर और एस क्यू है क्या, तो हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एनोड पे बनती है ना, ये तो सबको पता है। अब ऑक्सीजन कहाँ बनती है, एनोड में, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड में। अभी फ़िलहाल हम जस्ट इतना सोचते हैं कि ऑक्सीजन एनोड में बनती है और हाइड्रोजन कैथोड में, इतना तो पता है सबको, है ना। अब आपको याद रखना है कि जो इनका रेशो होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन का रेशो 1, यानी 2:1 होता है इनका वॉल्यूम रेशो। वॉल्यूम रेशो की बात कर रही हूँ मैं। तो हाइड्रोजन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। तो अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, तो इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पी मेरे को दिख रहा है, पी कितनी कलेक्ट हुई है, देखो पी यहाँ से यहाँ तक कलेक्ट हुई है, जबकि क्यू जो है वो ज़्यादा कलेक्ट हुई है ना। तो डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको पता चलेगा। तो जो ऑक्सीजन होती है ना वो कम होती है, क्योंकि उसका रेशो तो 1 है ना, और हाइड्रोजन का 2 पार्ट है। तो ऑक्सीजन लेस होती है और हाइड्रोजन ज़्यादा कलेक्ट होती है। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा है ना, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कलेक्ट हुआ है, तो क्यू ज़्यादा है और पी की वैल्यू कम है, पी का जो कलेक्शन है वो कम हुआ है। तो पी यानी कि पक्का ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जिस जहाँ से निकलती है वो वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी ये आर, अगर पी ऑक्सीजन है क्योंकि ये लेस हुई है, तो आर पक्का क्या होना चाहिए, एनोड होना चाहिए ना। तो पी आपका पी क्या होगा, ऑक्सीजन, और आर आपका क्या होगा, एनोड। ठीक है, तो पी और आर मिल गए हमको, यानी बचा हुआ क्या है आपके पास, क्यू और एस। क्यू क्या होगा आपका, वो हाइड्रोजन, और एस क्या होगा, हाइड्रोजन किस में होती है, कैथोड में। तो हाइड्रोजन आपकी कैथोड में होती है, तो क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा होती है तो क्यू आपका हाइड्रोजन होगा और एस आपका कैथोड होगा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले को अगर मैं देखूँ, फर्स्ट वाले में क्या कहा गया है, तो फर्स्ट में बोला पी ऑक्सीजन है और आर एनोड है। तो यस, पी ऑक्सीजन है और आर क्या है आपका, एनोड है। ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला तो ठीक है। एंड सेकंड बोल रहा है पी हाइड्रोजन, नहीं ये नहीं है। क्यू हाइड्रोजन है और एस कैथोड है, यानी थर्ड वाला भी ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना था, ये कम था और ये ज़्यादा था। कम है तो ये पी आपका क्या है, ऑक्सीजन, और क्यू आपका हाइड्रोजन है। तो पी ऑक्सीजन और क्यू आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड था, तो डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना था, और आपको ये जनरल नॉलेज जो होती है इस क्वेश्चन की वो आनी चाहिए। हाँ, अगर मास रेशो बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 1:8 होता है। मास रेशो क्या होता है, हाइड्रोजन 1 पार्ट होता है, ऑक्सीजन 8, ये मास रेशो है। और वॉल्यूम रेशो 2:1 होता है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उल्टा कर दोगे तो फिर उल्टा कर देना इसको भी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशो 2:1 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशो 1:8। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए याद रखना है कि जो कम होता है वो ऑक्सीजन और जो ज़्यादा होगी वो हाइड्रोजन। बाकी ऑक्सीजन है तो एनोड और हाइड्रोजन है तो कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए बोला है पोटेशियम नाइट्रेट है, बी आपका अमोनियम क्लोराइड है, और सी आपका सोडियम कार्बोनेट है। तो ये तीन आपके सॉल्ट है ना, तीनों के तीनों सॉल्ट है। अब आपको ना इनका जो पीएच है उसका असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो आपको पता है ना, सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं। सॉल्ट आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो पहले हम पता करेंगे कि ये वाला सॉल्ट कैसा है, ये वाला सॉल्ट कैसा है और ये वाला सॉल्ट कैसा है। देन हम इसका पीएच का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो देखो,
अब सबसे पहले ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है ना। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूँ तो इस सॉल्ट का मैंने एसिड और बेस बताया है ना कैसे करते हैं। के जो मेटल वाला पार्ट है उसको तो OH दो, यानी ये KOH बन जाएगा, और NO3 में H दे दो तो ये HNO3। ऐसे करके आप मेटल वाले पार्ट को OH दो और बचा हुआ पार्ट जो होता है उसके आगे H, यानी कि एसिड। तो ये एसिड है और ये बेस है। अब KOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी KOH तो बेस है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और HNO3 एसिड कौन सा वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको पता है सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसे ही सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाला है आपका, सेकेंड वाला अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को अगर हम करें तो NH4Cl, ये इसका फॉर्मूला है ना। इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, तो क्रॉस करके 1 1 ही लगेगा। इसमें भी ये 1 1 होता है तो इसलिए इसमें 1 1, K भी 1, NO3 भी 1। तो NH4Cl, अब इसमें भी देखो NH4 को तो OH दो, है ना। तो ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NH4OH, है ना। अब OH भी 1 होता है और NH4 भी 1 होता है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और Cl के आगे H लगा दो तो ये HCl बन गया। ऐसे करके आप इसके एसिड और बेस पता करो। तो HCl तो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH कैसा बेस है, वीक बेस है। ये अमोनिया का बेस वीक होता है। तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो, जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, ये तो बेस तो वीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो सॉल्ट भी एसिडिक होगा। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है वैसा सॉल्ट होता है। तो एसिडिक, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल है, बट अगर कोई एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट होगा। तो जो एसिडिक सॉल्ट है उसका pH कैसा होता है, <7, और जो न्यूट्रल होता है उसका pH 7 होता है ना। ये तो सबको पता है। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में आपको देखो Na को तो क्या देना है, OH, Na को OH दो, और CO3 को H आगे दे दो, HCO3, बट HCO3 नहीं होता, H2CO3 होता है। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपका कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग। और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है ना। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अब ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो यानी ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। तो pH > 7 होगा, ठीक है। तो यानी सबसे कम pH इसका है, बी वाले का। उसके बाद न्यूट्रल, यानी पहले <7 है, फिर 7 है, और फिर लास्ट में > 7 है। यानी पहले बी और फिर ए और फिर सी। तो यानी कि जो आपका pH है वो सबसे कम किसका है, बी का, फिर ए का, और लास्ट में सबसे ज़्यादा किसका है, सी का, क्योंकि सी वाला बेसिक सॉल्ट है तो उसका pH सबसे ज़्यादा है। तो BAC इसका असेंडिंग ऑर्डर है pH का। तो डी ऑप्शन वाला करेक्ट है। तो आई होप सबको ये रूल पता होगा, ठीक है। तो जिनको आता होगा ये रूल करना तो आप जल्दी जल्दी pH लगा ही दोगे ऑर्डर, है ना। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था क्वेश्चन, कि आपको पहले ये पता करना था कि हर एक सॉल्ट का एसिड और बेस कैसा कैसा है, तो फिर आप इसका pH के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करोगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है सेकंड का। तो आई होप सबका सेकंड ऑप्शन ही ठीक किया होगा, BAC। तो ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन और कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे जो है उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है ये। तो आपको अच्छी तरह से इन्हें करना है। और भी कोड सॉल्व हो रखे हैं, और भी सेट सॉल्व हो रखे हैं, उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। तो जो कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू, देखो अंडरलाइन कर दिया, तो नॉट ट्रू वाला ही ढूंढना है आपको। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। ये आपको पता है ना, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या बनता है, MgO। अब MgO के बारे में क्या खास बात है, तो एक तो ये हीट देता है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, एक्जोथर्मिक, है ना। सेकेंड, ये ब्राइट फ्लेम देता है, वाइट फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। उसके अलावा ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो को मिला के एक बना है ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब यहाँ पे आपको बोला कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये बर्न विद वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट फ्लेम से चलता है, ये तो ठीक है। वाइट पाउडर बनता है, यस ये भी ठीक है। इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो इट इज़ एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व होता है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक है, यानी सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। आपको नॉट वाला बोला था ना, तो सी वाला नॉट ट्रू है, ये एंडो नहीं है, एक्सो है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है थर्ड का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आई होप सबका आंसर यही आया होगा, कमेंट करके बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। वो हाइड्रोकार्बन जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। होमोलोगस सीरीज मतलब जिसके केमिकल फॉर्मूले सेम हो, है ना। तो इन्होंने बोला जो ना हो, जिसका केमिकल फॉर्मूला अलग हो, यानी कि 4 में से 3 तो सेम फॉर्मूले पे है और एक अलग फॉर्मूला पे है। तो होमोलोगस सीरीज मतलब जब सेम फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने बोला जो नहीं हो सेम फॉर्मूला वाला। तो अगर मैं C4H10 को देखूँ तो 4 का डबल 8, 8 में 2 ज़्यादा हुए है ना 10। ऐसे 6 का डबल 12 और उसको उसमें 2 ज़्यादा हुए, तो ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। और ये देखो 10 का डबल 20 और 2 फिर से ज़्यादा है, तो ये भी एल्केन है। बट ये वाला देखो 7 का डबल 14, एग्जैक्ट डबल है, तो ये एल्कीन है। तो ये आपको पता है ना, एल्कीन का फॉर्मूला जितना C होगा उसका डबल H होगा। तो ये 7 है तो ये 14 है, तो ये एल्कीन का फॉर्मूला है। और जो बचे हुए हैं वो सारे एल्केन वाले, क्योंकि वो डबल से 2 ज़्यादा आ रहे हैं। तो एल्केन तो 3, ये जो A B और D है ये तो एल्केन है। बट आपको बोला है जो ये तो तीनों तो सेम सीरीज से आ गए ना, होमोलोगस है इनका 1 2 3। बट ये नहीं है, ये एल्कीन में से आ गया। तो इसलिए C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 4th का। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, आई होप सबको आता होगा। एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करना, अभी तक कितने ठीक है ये भी कमेंट करना। और कंप्लीट वीडियो का सोल्यूशन भी मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। 5th क्वेश्चन देखो, द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नील इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉपर सल्फेट में आपने आयरन नील डाला, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो सबको ही आता होगा। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, सोल्यूशन है तो एक्वस होगा, और आयरन डाला वो तो सॉलिड होगा। अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में क्या हुआ कि वो सोल्यूशन ना चेंज हो गया कलर। क्यों हुआ देखो, कॉपर क्योंकि कम रिएक्टिव है और आयरन जो होती है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कॉपर को क्या करेगी, उसके उसमें से ये सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगी, यानी कॉपर को अलग कर देगी और आयरन फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस मैंने किया नहीं है, ये आप देख लेना, बैलेंस्ड है ना, वैसे ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्वेश्चन। तो जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट की जगह अब किसका बन गया, वो आपका फेरस सल्फेट का बन चुका है ना। तो आयरन का कलर कुछ रेडिश ब्राउन था, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो ब्लू कलर का होता है, फिर जो फेरस सल्फेट बना सोल्यूशन वो ग्रीन कलर का हो गया, और जो कॉपर है वो सोल्यूशन में ब्लू कलर का था, बट जब सिंगल कॉपर मिला तो वो रेड ब्राउन कलर का था। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला सोल्यूशन का कलर में क्या चेंज हुआ। तो सोल्यूशन पहले देखो, एक्वा सोल्यूशन ब्लू कलर का था, अब एक्वा सोल्यूशन कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ब्लू से ग्रीन हुआ है, यानी कौन सा, 1 घंटे बाद कैसा सोल्यूशन हो गया, ग्रीन कलर का। अगर ये बोलते कॉपर का कलर कैसे चेंज हुआ है, तो ब्लू से रेड ब्राउन हुआ है, रेड ब्राउन। बट सोल्यूशन का कलर पूछा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से पढ़ो, सोल्यूशन का कलर पूछा है आफ्टर 1 आवर। तो आफ्टर 1 आवर सोल्यूशन ब्लू से कैसा हो गया, ग्रीन, तो पेल ग्रीन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये वाला आंसर सबने लिखा होगा। अगर ये कॉपर का कलर पूछते तो फिर ब्लू से रेड ब्राउन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी तो आंसर बी ऑप्शन है, पेल ग्रीन। 6th क्वेश्चन देखो, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न ब्लू इनटू रेड। टैमरिंड जो होता है वो क्या होता है, वो एसिड होता है ना टैमरिंड। तो वो ब्लू से रेड, यस एसिड ब्लू से रेड होता है। तो क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड होता है इसके अंदर, उसका नाम क्या है, तो टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो याद कर रखा है ना अपना, टार्टरिक एसिड होता है। डी ऑप्शन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो टैमरिंड के अंदर डी टार्टरिक एसिड होता है। क्वेश्चन 6 का आंसर डी टार्टरिक एसिड है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन, इनमें से 4 केमिकल है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा। इनमें से किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट, है ना, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम इन सब के फॉर्मूले अगर पता है हमको, इन सब के फॉर्मूले कि इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले की बात करूँ तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसके पास तो कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, यानी कोई वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट, इसके पास हाफ H2O होता है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके पास, हाफ है इसके पास। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके पास, तो इसके पास भी है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, तो इसके पास भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, यानी बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर में तो कोई वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा में है। तो यानी सेकंड और थर्ड ये दोनों के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, सेकंड और थर्ड है ना, तो सेकंड थर्ड यानी बी ऑप्शन आंसर है।
पीओपी और वॉशिंग सोडा, सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड कौन सा है? बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है इसका आंसर। सेकंड और थर्ड कौन सा वाला है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया और किसको ये सारे फॉर्मूले आते थे कि किसके पास होते हैं, किसके पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं। और कराया हुआ क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में से ही आया हुआ है सारा क्वेश्चन। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जितनी वीडियोस डाली थी, जितने PYQs डाले थे, उनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैथ्स की भी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो 7th का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8, अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में 100% टॉल विद राउंड सीड, डी ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन 8 का आंसर आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पेयर ऑफ इंडोक्रीन ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन। तो ये है इसका आंसर हाइपोथैलेमस पीनियल, डी ऑप्शन है इसका आंसर। किस किस बच्चे ने डी ऑप्शन पे टिक किया है क्वेश्चन 9 का, उनका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मैच द कॉलम ही है, इसको पहले मैच करके फिर ऑप्शन पे करेक्ट करना है। तो यहाँ पे लेशमानिया जो है वो आपका बाइनरी फिशन होता है, इसमें स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, और प्लेनेरिया जो होता है वो आपका रीजनरेशन करता है, और प्लाज्मोडियम ये करता है आपका मल्टीपल फिशन। तो फर्स्ट पी का आपका थर्ड होना चाहिए, पी का थर्ड 2 में है, और स्पाइरोगायरा का आपका फ्रेगमेंटेशन यानी कि 4। तो ये दोनों ही सेम है दोनों। अब आर पे डिपेंड करेगा, आर क्या है? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का रीजनरेशन यानी ये वाला। सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन बी और सी में ये दोनों तो मिलते जुलते हैं, और अब आर पे डिपेंड करेगा, तो आर का मैंने बताया था प्लेनेरिया रीजनरेशन, तो ये वाला आंसर है इसका। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी क्वेश्चन 10 का आंसर है। किस किस बच्चे ने टिक किया है कमेंट करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यानी जो ब्लड को प्यूरिफाई करती है, टॉक्सिन्स वगैरह निकालती है, वो है नेफ्रॉन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का फंक्शन भी आपको एक तरह से याद हो गया। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में डाइजेस्टिव जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं, तो ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, और पेप्सिन, ये तो होता है। ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, HCl हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन और म्यूकस। क्वेश्चन 12 बी ऑप्शन इसका आंसर है। कमेंट करके बताना बी ऑप्शन किस किस ने टिक किया है। 13 देखेंगे, 13 तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ये कॉनकेव मिरर दिया है ना, कॉनकेव मिरर में पॉलिश सरफेस यहाँ होता है, तो यहाँ पे जब भी कोई पैरेलल लाइट रेस कॉनकेव मिरर से पास इंसिडेंट होती है, तो वो हमेशा कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है? फोकस से। ये रूल होता है, पैरेलल वाली फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें ये वाला ठीक है, क्योंकि ये फोकस से थोड़ा ना रिफ्लेक्ट होगा, ये फोकस से पहले रिफ्लेक्ट कर दिया इन्होंने। ये वाला कर्वेचर से रिफ्लेक्ट किया है, ये वाला कर्वेचर से भी पीछे से। तो ये रूल क्या है? पैरेलल वाला फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो पैरेलल लाइट रेज फोकस से जाती है, सी ऑप्शन, फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है? फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। कौन सा ह्यूमन आई का पार्ट है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को? तो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है आइरिश, आइरिश इसका आंसर है। प्यूपिल जो होती है ओपनिंग होती है, वो पार्ट नहीं होता, वो ओपनिंग होती है ना वो। ठीक है, तो आइरिश करता है, आइरिश पार्ट है ह्यूमन आई का जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आइरिश। 14 का ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है। फूड चेन दी है, ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर ग्रास को ग्रास ओपर खाता है, ग्रास ओपर फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल। अब ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये लास्ट ट्रॉफिक लेवल है। सबसे पहले ये प्राइमरी होता है ना, पहले ये आता है फिर ये। तो जब भी प्राइमरी से हम अदर ट्रॉफिक लेवल्स पे जाते हैं, तो एनर्जी आपको पता है ना, एनर्जी कम होती जाती है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एनर्जी कम हो रही है, यानी ग्रास के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है। 10%, जैसे ये इसके पास 10 थी तो इसको 100 मिलेगी, सॉरी इसके पास अगर 1000 थी तो इसको 100 मिलेगी, 100 से इसको 10 मिलेगी, इसको 1 मिलेगी, इसको 0.1, यानी 100 से आप सबको डिवाइड कर
100 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर 10 से, 10% लॉ कह रहा है ना, 10 से आपको आगे यहाँ पे डिवाइड करते जाना है। यानी कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, ये रूल होता है एनर्जी का, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट टू राइट का मतलब प्राइमरी से हायर लेवल पे जाते हैं, प्राइमरी से हायर लेवल पे जाते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, घटती है। एनर्जी क्या होती है, घटती है। 10% लॉ कहता है ये। एनर्जी सिर्फ 10% मिलती है, बाकी 90% एनवायरनमेंट को चली जाती है। तो एनर्जी 10% ही मिलती है, घटती नहीं, 10% मिलती है, यानी कि एनर्जी कम हो रही है प्राइमरी से हायर पे जाते हुए। तो कितनी कम हो रही है, डिवाइड 10 कर देना। जैसे ही आप प्राइमरी से हायर पे जाओगे तो 10 से डिवाइड करना, और अगर उल्टा जाओगे हायर से प्राइमरी पे तो 10 मल्टीप्लाई करना। अब आपको ये फूड चेन जो दी है, इसमें आपको ना ध्यान से पढ़ो, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है 50 किलो जूल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आपको 50 किलो जूल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉग आ रहा है थर्ड पे, तो फ्रॉग अगर थर्ड पे आ रहा है तो फ्रॉग को 50 किलो जूल। अब मैंने क्या कहा है, 50 किलो जूल, अगर मैं इस साइड जा रही होती तो डिवाइड करती 10 से, बट मुझे क्वेश्चन में उल्टा बोला है, इन्होंने बोला प्रोड्यूसर लेवल को कितनी मिलेगी, तो प्रोड्यूसर लेवल तो इधर है ना, तो अभी रूल बताया ना, अगर इधर से इधर जा रहे, देखो मैंने एरो इस तरफ लगा रखा है, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करना 10 से, बट अगर उल्टा कर रहे हो, हायर से प्राइमरी पे जा रहे हो, हायर से प्राइमरी पे आप मल्टीप्लाई करना। यानी कि अगर आप, ये याद रखना, हायर प्राइमरी से हायर पे जाओगे तो 10 से डिवाइड करो एनर्जी के केस में, और अगर हायर से प्राइमरी पे जाओगे तो उल्टा करना, 10 से मल्टीप्लाई करना तब। तो यहाँ पे 50 था, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करो 500, और फिर ये 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 5000 हो जाएगा। तो यानी ग्रास को कितना मिला, प्रोड्यूसर है ना ग्रास, 5000 किलो जूल, तो इतनी एनर्जी मिलेगी। तो ये करा रखा है क्वेश्चन पहले भी, तो आई होप समझ आ गया होगा, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है, 5000 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन, ओजोन के बारे में कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। वैसे तो ये सारे सही है, डेडली पॉइजनस गैस है, यस बिल्कुल ठीक है। प्रोटेक्ट करता है, शील्ड देता है हमारे को, यूवी रेडिएशन से बचाता है सन की, यस बिल्कुल ठीक है, ये इसका फंक्शन है ना, ओजोन का एक तरह से बेनिफिट है ये। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन एटम से बनती है, यस ये भी ठीक है। इट यूज एज रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर, क्या ये रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है, नो ये गलत है। ये यहाँ पे तो CFC, जो CFC होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो यूज़ होता है रेफ्रिजरेंट में, AC में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। और जो CFC होता है वो एक तरह से ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, होल कर रहा है उसमें, है ना, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसे डिप्लेट कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो ओजोन के बारे में A भी ठीक है, B भी ठीक है और D भी ठीक है, बट इनकरेक्ट बोला है, तो C वाला इनकरेक्ट है। तो C वाला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर ये CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन नहीं होती। तो आपको इनकरेक्ट वाला पूछा है, तो 16 का आंसर C ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 17 to 20 आपके एजर्शन रीजंस है। तो 17 एजर्शन है, कार्बन और उसके कंपाउंड मेजर सोर्स है फ्यूल्स की, यस बिल्कुल ठीक है, कार्बन कंपाउंड को हम फ्यूल्स के रूप में यूज़ करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो ये बिल्कुल ठीक है। रीज़न है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड बर्निंग करके एक हम बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट देते हैं, ये भी ठीक है, कार्बन कंपाउंड बर्न करते तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट देते हैं, और एक्चुअल में हीट एंड लाइट देते हैं तभी तो इन्हें हम फ्यूल्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्यों यूज़ हो रहे हैं फ्यूल में, ये इसके क्यों का आंसर भी है, तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ये। तो एजर्शन रीज़न ठीक भी है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों ये फ्यूल में यूज़ होता है, क्योंकि इनमें हीट एंड लाइट होती है बहुत ज़्यादा। तो ये A ऑप्शन इसका आंसर है, जब दोनों ठीक हो, एजर्शन भी, रीज़न भी ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो A ऑप्शन इसका आंसर है। 17 देखिए, 18 क्या है, एजर्शन है, जाइलम टिश्यू मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर मूव करता है एंड मिनरल्स को जो सॉइल से मिलता है उसे रूट्स के थ्रू। यस, जाइलम, जाइलम ज हिंट भी दिया था मैंने आपको, याद करने का तरीका, जाइलम ज, तो ज से जल, जल, ज मतलब जल, है ना, तो जाइलम वाटर दे को ट्रांसफ़र करता है। और फ्लोएम फ है तो फूड, है ना, तो जाइलम ज जल, तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। रीज़न है, जाइलम टिश्यू फाउंड होता है ओनली इन द रूट्स ऑफ प्लांट, नो रूट्स में भी पाया जाता है, स्टेम में भी, तो ऐसा नहीं है सिर्फ रूट्स में ही पाया जाता है, ये गलत है। तो एजर्शन तो ठीक है बट रीज़न गलत है, इसलिए ऑप्शन C इसका आंसर है। 18 का ऑप्शन C, कमेंट करना किस किस का आंसर ठीक है। तो 18 का आंसर आपका एजर्शन सही है बट रीज़न फॉल्स है, C ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट देखो 19, इन द
इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर कनेक्टेड टू अ मेटेलिक प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। एक कॉमन डोमेस्टिक सर्किट में अर्थ वायर को हम मेटेलिक प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर उसे इनसाइड द अर्थ बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम। रीज़न है अर्थ वायर जो होती है वो इंश्योर करती है कि लीकेज ना हो करंट की मेटेलिक बॉडी को, क्योंकि उसका पोटेंशियल वो अर्थ के बराबर कर देती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगा ना, शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये ऐसी बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक तरह से फ़ायदा होता है अर्थ वायर का, इसलिए घरों में लगाई जाती है ये। तो रीज़न भी ठीक है, और इसी रीज़न के कारण तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में ना। तो ये इसके वाई का भी आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो 19 का एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, 19 क्वेश्चन का एसर्शन रीज़न दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। लास्ट देखिए, एजर्शन है फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। एजर्शन आपका कह रहा है फूड वेब एक नेटवर्क होता है, अलग अलग बहुत सारी फूड चेन को अगर हम मिला दें, नेटवर्क बना दें तो फूड वेब बनती है। फूड वेब की आपको पता नहीं, डेफिनेशन भी है कि नेटवर्क होता है, अलग अलग फूड चेन को मिलाने से बनता है। तो एजर्शन ठीक है। नेक्स्ट है, रीजन फूड वेब डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ इन इकोसिस्टम। नो, उल्टा लिख दिया इन्होंने, वो तो इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी को, ये गलत लिखा, डिक्रीज नहीं करता, इम्प्रूव करता है, तो ये गलत है। रीज़न एजर्शन सही, रीज़न गलत, ऑप्शन सी इसका आंसर है 20 का। तो एजर्शन रीज़न 17 का ए है, 18 का सी है, 19 का ए है, 20 का सी है। किस किस के एजर्शन रीज़न सारे सही है कमेंट करना। एंड 1 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने सही है आपके, ये भी कमेंट करना। एंड अदर पार्ट के लिए, सेक्शन बी सी डी के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, अदर कोर्स वाले बच्चे भी, और जो नेक्स्ट ईयर वाले हैं जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी प्लेलिस्ट, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ऐसे ही डिटेल कंसेप्ट वगैरह आपको सारे मिलेंगे सीखने को। अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, एंड बताना सारे बच्चे 20 में से कितने सही है आपके।